हे गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 यूनियन गवर्नमेंट क्लास 10 सिविक्स। और ये चैप्टर 6 का 5th लेक्चर है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फोर लेक्चर्स। तो आप इस लेक्चर को देखने से पहले जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी एग्ज़ाम नहीं है वो आराम से लेक्चर 1 2 3 4 5 क्रम से देख सकते हैं, ताकि उनको जो मैंने बता दिया है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हों। तो अगर आप उन 4 लेक्चर्स को देखोगे तो आपको इसको समझने में प्रॉब्लम कम होगी। ठीक है, बाकी जो एग्जाम देने वाले हैं उनको तो खैर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उनको तो पता ही है, सारे बेसिक्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। मैंने पहले ही पावर्स ऑफ पार्लियामेंट बता दिए, पावर्स ऑफ लोकसभा भी बता दिए। तो अगर आपने वो दोनों देख रखी हैं तो इसको समझने में बहुत कम प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है, लेक्चर बिल्कुल सेम है उनकी तरह। तो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा आपको पता ही है, हमारी पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा की हम पावर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज डिस्कस करेंगे राज्यसभा के बारे में। यू ऑलरेडी नो कि लोकसभा हमारा लोअर हाउस है और राज्यसभा हमारा अपर हाउस है। ठीक है, अब इसमें लिखना क्या है, अगेन आई एम सेइंग ये क्वेश्चन भी 7 मार्क्स का सीधे सीधे आ सकता है कि एक्सप्लेन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। और अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ऐसे टाइप क्वेश्चंस की तरह आपको इसको डील करना है। और सबसे पहले आपको लिख देना है कि भाई पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले इनको लिख देना कि भाई लेजिस्लेटिव पावर होती है, पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, और अदर पावर्स में यहाँ पे 2 पावर बतानी है, एक तो इलेक्शन से रिलेटेड और दूसरी इम्पीचमेंट। इलेक्शन से रिलेटेड मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यसभा पार्टिसिपेट करती है, और इम्पीचमेंट किन क्या करते हैं, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज और वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव करने में राज्यसभा का रोल है। ठीक है, और फिर इसको स्पेशल पावर्स दे रखी हैं जिस पर एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है। स्पेशल पावर्स, जो ऐसी पावर जो राज्य किसके पास नहीं, लोकसभा के पास नहीं है। तो 2 पावर स्पेशल पावर दे रखी हैं और दोनों के आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 249 कॉन्स्टिट्यूशन में ये 2 आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312। आर्टिकल 249 किससे डील करता है कि राज्यसभा को पावर दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि राज्यसभा चाहे तो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं, अब आपको पता है, खैर मैं इसको लास्ट में डिस्कस करूंगा डिटेल में, कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उनको भी ये नेशनल लिस्ट में डाल सकते हैं या उन पर लॉ बना सकते हैं। और दूसरा आर्टिकल 312 क्या कहता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट की जा सकती हैं किसके द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। जैसे आपको पता है ऑल इंडिया सर्विसेज में जैसे आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, ये सारी सर्विसेज किस में आती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज में। तो राज्यसभा क्या क्रिएट कर सकती है, ऑल इंडिया सर्विसेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दीज ऑल पॉइंट्स इन योर इंट्रोडक्शन की भाई राज्यसभा की ये पावर्स हैं, और देन यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पावर इन डिटेल। और कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा सा लिखना है आपको, क्लास 10th में इतनी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स डिस्कस राज्यसभा। यह राज्यसभा का सीन है, देख सकते हो यहाँ पर राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो बैठते हैं और राज्यसभा के चेयरमैन राज्यसभा की मीटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं। और आपको पता होना चाहिए राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। और ये देख सकते हो कौन है अभी, एम वेंकैया नायडू जी। ठीक है, तो ये राज्यसभा एक तरफ जिसमें गवर्नमेंट बैठती है और एक तरफ अपोजिशन पार्टी बैठती हैं, और ये क्या करते हैं, लॉ मेकिंग करते हैं एज वेल एज अदर प्रोसेसेस भी करते हैं। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट पावर, लेजिस्लेटिव पावर। नाम से ही पता चल रहा है, लेजिस्लेचर में कई बार बता चुका हूँ, लेजिस्लेटिव पावर का मतलब है लॉ मेकिंग से रिलेटेड पावर। ठीक है, अब आपको पता है लॉ मेकिंग की पावर जो है पार्लियामेंट को हमारे को दी गई है। पार्लियामेंट हमारा सुप्रीम है पूरे देश में, जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के 2 पार्ट्स हैं, 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा है पावर टू मेक लॉज इन एसोसिएशन विद लोकसभा। राज्यसभा को भी पावर दी गई है कि ये भी लॉ बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, मगर किसके साथ, लोकसभा के साथ। ठीक है, तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हाउ टू मेक एक्ट, बिल से एक्ट कैसे बनता है उसको देखना लास्ट में। ठीक है, तो बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा किसी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सेप्ट ध्यान रखना जो मनी बिल होते हैं दैट विल ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, लोकसभा में। और डिसाइड कौन करता है कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, वो डिसाइड करते हैं लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, खैर ध्यान रखना। तो राज्यसभा भी लॉ बना सकती है किसके साथ मिलकर, लोकसभा के साथ, और दोनों को इक्वल राइट दिए गए हैं इन केस ऑफ नॉन मनी बिल्स। ठीक है, जो नॉन मनी बिल्स होते हैं वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, बट मनी बिल ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, सो सेकंड पावर है फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल मतलब मनी से रिलेटेड पावर, आपको पता ही है। अब राज्यसभा को फाइनेंशियल पावर कम है।
ठीक है, किसके कंपेयर में, लोकसभा के कंपेरिजन में। तो राज्यसभा होल्ड सम फाइनेंशियल पावर बट पोजीशन इट्स क्वाइट वीक। राज्यसभा की जो पोजीशन है फाइनेंशियल पावर में बहुत ज़्यादा वीक है, और ये पावर ज़्यादा किसको दी गई है, लोकसभा को। जैसा कि आपको पता है जो मनी बिल होते हैं दैट्स ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ठीक है। तो अब इसमें मनी बिल के बारे में एक डिस्कशन दे रखा है, मैं बता देता हूँ कि जितने भी मनी बिल हैं वो सिर्फ और सिर्फ पहले लोकसभा में पेश किए जाएंगे, और लोकसभा में पेश करने के बाद उसको कहाँ भेजा जाएगा, राज्यसभा में। और राज्यसभा मनी बिल को कितने दिन तक होल्ड कर सकती है, ओनली 14 डेज। 14 डेज बाद राज्यसभा को मनी बिल को लोकसभा में भेजना पड़ेगा। अगर राज्यसभा कुछ रिकमेंडेशन देती है मनी बिल पर लोकसभा को, तो उन रिकमेंडेशंस को, उन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट करना ना करना ये डिपेंड करता है किसकी मर्जी पर, लोकसभा की मर्जी पर, ठीक है। अगर 14 डेज में नहीं भी भेजती है तो वो बिल, मनी बिल क्या समझा जाएगा, पास समझा जाएगा। बस इतना ध्यान रखना। एक तो बता देना कि पावर्स जो होती हैं राज्यसभा की, फाइनेंशियल पावर्स लोकसभा की तुलना में कम होती हैं, और जो मनी बिल होते हैं दैट ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा में भेजे जाते हैं, और राज्यसभा की फिर ये ड्यूटी है कि उसको 14 डेज के अंदर रिटर्न करना पड़ेगा, विद अमेंडमेंट्स और विदाउट अमेंडमेंट्स। और जो भी अमेंडमेंट किए हैं, जो भी रिकमेंडेशन दिए राज्यसभा ने, अब उनको मानना ना मानना ये किसकी मर्जी पर डिपेंड करता है, लोकसभा की पर। और मर्जी को बोलते हैं डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन लोकसभा पर डिपेंड करता है। तो ये हुई हमारी फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल मतलब मनी से रिलेटेड पावर, ध्यान रखना, ठीक है। खैर अगली है एग्जीक्यूटिव पावर्स या पावर टू कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, ठीक है। अब देखो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्लियामेंट में। आपको पता ही है कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिम्मेदार होती है, आंसरेबल होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में भी स्पेशली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं लोकसभा के लिए, ना कि राज्यसभा के लिए, ठीक है। और पार्लियामेंट कैसे और राज्यसभा कैसे कंट्रोल करती है, सिंपल, वही जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं किसी भी मिनिस्टर से, और किसी भी मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। क्रिटिसाइज का मतलब है आलोचना कर सकते हैं। तो आपने देखा ही होगा राज्यसभा में जब सेशंस चलते हैं तो अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी से क्वेश्चंस करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये सारे काम कर सकते हैं। मगर राज्यसभा को ये राइट नहीं है कि किसी मिनिस्टर का इम्पीचमेंट कर सकें, किसी भी गवर्नमेंट का इम्पीचमेंट मोशन ला सकें गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। तो वो कहाँ पे लाई जाती है, लोकसभा में। ये आप देख सकते हो राहुल गांधी जी क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को लोकसभा राज्यसभा में, इधर जो मिनिस्टर हैं वो रिप्लाई दे रहे हैं कि देख लो भाई ये क्या करते हैं, रिप्लाई देते हैं गवर्नमेंट को। और जिम्मेदारी है मिनिस्टर से, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मिनिस्टर्स को उसको रिप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। इधर देखो, इधर ये इनसे क्वेश्चन कर रहे हैं और ये इनको सुनते भी हैं। ऐसा नहीं कि मतलब इनको जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपोजिशन गवर्नमेंट को उस क्वेश्चन कर रही है उसको सुनेगी नहीं। तो जो भी अपोजिशन पार्टी क्वेश्चन करती है उनका रिप्लाई देना भी जिम्मेदारी है किसकी, रूलिंग गवर्नमेंट की। और यही एक ब्यूटिफिकेशन है किसका, अपनी डेमोक्रेसी का, कि अपोजिशन पार्टी क्या है, रूलिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है, और इसी से क्या है, हमारी डेमोक्रेसी सही से चलती है। अगर रूलिंग गवर्नमेंट इसको क्रिटिसाइज नहीं करती गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी करेगी, और मन मर्जी करेगी तो गवर्नमेंट बन जाएगी डिक्टेटर। क्या बन जाएगी, डिक्टेटर, तानाशाह बन जाएगी, फिर अपनी मनमर्जी करेगी। तो एक रूलिंग पार्टी का बहुत बड़ा रोल है गवर्नमेंट को डिक्टेटरशिप में होने से बचाने के लिए, ठीक है। ये देखो इधर ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा था रूलिंग गवर्नमेंट ने तो ये उनको रिप्लाई कर रही हैं, ठीक है। खैर अगली पावर है पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता ही है कि जो अमेंडमेंट का मतलब क्या है, संशोधन करना। जो पहले से कोई भी एक्ट बना हुआ है उसमें सुधार करना, सुधार करके नया बिल लाना और उसको दोबारा से पास कराना, ये कहलाता है अमेंडमेंट, ठीक है। तो राज्यसभा के पास भी सेम पावर है जो लोकसभा के पास पावर है। तो अमेंडमेंट से रिलेटेड जो भी बिल है उनको कहीं भी पेश किया जा सकता है, लोकसभा में भी एज वेल एज राज्यसभा में। अगर इन दोनों के केस में एग्रीमेंट, अगर इन केस ऑफ नॉन एग्रीमेंट बिटवीन टू हाउसेस, तो अमेंडमेंट बिल पास नहीं किया जा सकता। सपोज राज्यसभा ने कोई बिल पेश किया अमेंडमेंट के लिए और लोकसभा उस पर राजी नहीं है, या फिर राज्यसभा राजी नहीं है, तो वो बिल पास नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो नॉन एग्रीमेंट के केस में कोई भी बिल पास नहीं हो सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर भी किसके पास है, राज्यसभा के पास, एज वेल एज किसके पास है, लोकसभा के पास। तो ऐसे बिल कहीं भी लाए जा सकते हैं, लोकसभा में भी एज वेल एज राज्यसभा में। अदर पावर्स,
अदर्स पावर्स में मैंने बताया था, स्पेशली हमें यहाँ पे दो चीज़ों पे ध्यान देना है, एक तो इलेक्शन पे ध्यान देना है, एक तो इलेक्शन वाली पावर है और दूसरी इम्पीचमेंट मतलब रिमूवल वाली पावर। अब आपको बताया कि राज्यसभा जो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अर्लियर लेक्चर्स में, तो ये प्रेसिडेंट इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट करती है, एज वेल एज जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर्स, बट ध्यान रखना पॉइंट टू बी नोटेड, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इसमें सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर इंपीचमेंट मोशन ला सकती है प्रेसिडेंट के खिलाफ और अगेंस्ट दी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और अदर ऑफिशियल्स के खिलाफ ये क्या ला सकती है, इंपीचमेंट मोशन। इंपीचमेंट मोशन कौन सी होती है, जिसके तहत हटाया जाता है किसी व्यक्ति को लीगली। ठीक है, तो ये लोकसभा के साथ मिलकर किन किन को हटा सकती है राज्यसभा, ये हटा सकती हैं प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर वाइस प्रेसिडेंट को भी हटा सकती है और इसके लिए एक मेजोरिटी मतलब मोशन पास करानी पड़ेगी मेजोरिटी से। अच्छा, अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, ध्यान रखना पहले तो राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकती है उपराष्ट्रपति को, मगर हटाने के लिए सबसे पहले जो बिल है वो लाना पड़ेगा राज्यसभा में। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए सबसे पहले बिल कहाँ लाना पड़ेगा, राज्यसभा में, और वो फिर भेजा जाता है लोकसभा में। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो उसके लिए बिल लाना पड़ेगा राज्यसभा में और जो कि पास होना चाहिए लोकसभा में, फिर उसको लोकसभा में भेज दिया जाता है। तो इम्पीचमेंट करने की पावर है राज्यसभा के पास, जो कि किसको दे रखी थी, लोकसभा को। तो इम्पीचमेंट क्या है, किसी व्यक्ति को लीगली हटाना, कानूनी रूप से हटाना। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे, वाइस प्रेसिडेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेज, उनको इम्पीचमेंट किया जाता है। और ये चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, इनका भी क्या किया जा सकता है, इम्पीचमेंट। तो राज्यसभा क्या कर सकती है, इनका भी इम्पीचमेंट, बट किसके साथ मिलके, लोकसभा के साथ, अकेले कुछ नहीं कर सकते। और राज्यसभा क्या करती है, आपको बताया मैंने अभी, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर अपने राज्यसभा के मेंबर नहीं है, पर मैंने दिखा दिया फोटो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये राज्यसभा के मेंबर्स हैं, ये राज्यसभा के मेंबर्स क्या कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। स्पेशल पावर्स में इसको दो पावर दे रखी हैं। स्पेशल पावर ध्यान रखना, ये स्पेशल प्रिविलेज दे रखे हैं राज्यसभा को। स्पेशल पावर क्यों कहा गया है, क्योंकि ये पावर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है, ना कि लोकसभा के पास। ठीक है, तो ध्यान रखना राज्यसभा को दो स्पेशल पावर दी गई हैं जो कि लोकसभा को नहीं दी गई हैं। और राज्यसभा को ये पावर क्यों दी गई, क्योंकि राज्यसभा क्या है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं अलग अलग स्टेट से चुन के आते हैं। ठीक है, राज्यसभा को दो जो स्पेशल पावर दे रखी है, विशेष शक्ति दे रखी है, वो है आर्टिकल 312 और आर्टिकल 249। लेट्स डिस्कस व्हाट इज आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312। देखो, आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा किसी भी सब्जेक्ट को जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर है उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट बना सकती हैं और उस पर क्या बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। मतलब देखो, मैंने बताया था कि पावर शेयरिंग की, एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि पावर शेयरिंग की, आपको पता है हमारी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि एक और यहाँ पर पावर डिवाइडेड है राज्यों में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, अब इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट बना रखी है, पावर शेयरिंग के लिए क्या कर रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट बना रखी है। कौन कौन सी लिस्ट बना रखी है पावर शेयरिंग के लिए, आपको पता ही है। एक तो बना रखी है यूनियन लिस्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लॉ कौन बना सकता है, यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी बना रखी है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में भी लॉ कौन बनाता है, लॉ बनाता है स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बनाती हैं। एक लिस्ट जो कि इनके अलावा अगर कुछ सब्जेक्ट बच जाते हैं तो उसके लिए है रेजिडुअरी लिस्ट, और रेजिडुअरी लिस्ट में भी लॉ कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ध्यान रखना, जो स्टेट लिस्ट में जनरली स्टेट लिस्ट में लॉ बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, मगर अगर कोई सब्जेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का है, कैसा है, नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, राष्ट्र हित का है, तो उस सब्जेक्ट को राज्यसभा चाहे तो कैसा सब्जेक्ट बना सकती है, मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है तो उसको किस में ला सकते हैं, ये सेंट्रल लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में भी ला सकते हैं, या उस पर भी ये क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं, अगर कोई सब्जेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का है तो उस पर भी ये लॉ बना सकती हैं। कौन, राज्यसभा। तो ये पावर सिर्फ किसको दे रखी है, हमने नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये दे रखी है राज्यसभा को। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 249। अगला है आर्टिकल 312। अब देखो, हमारे देश में ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज में बता दूं कौन कौन सी हैं, जैसे आपने सुनी होंगी IAS,
IPS IFS, ये सारी सारी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जो कि दोनों के लिए काम करती है, यूनियन के लिए भी और एज वेल एज स्टेट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी काम करते हैं ये और स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। तो ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी है तो उसके लिए पार्लियामेंट में एक्ट पास करना पड़ेगा। तो ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने की जो पावर दी गई है आर्टिकल 312 के तहत, ओनली गिवन टू राज्यसभा, ये पावर राज्यसभा को दी गई है, ना कि लोकसभा को, ध्यान रखना, इसीलिए ये स्पेशल पावर है। ठीक है, तो आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा, ओनली राज्यसभा, ध्यान देना, ओनली जैसे वर्ड होते हैं ये बड़े डेंजरस होते हैं तो इन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो ओनली राज्यसभा कैन या ओनली राज्यसभा हैज राइट टू स्टेब्लिश न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, एक बिल पास करना पड़ेगा, वो भी 2/3 ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, और राज्यसभा जब तक ऐसा बिल पास नहीं करेगी तब तक कोई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट नहीं की जा सकती। ठीक है, तो राज्यसभा पहले क्या करेगी, ऐसा बिल पास करेगी, पास होने के बाद ही न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, तो ये दो स्पेशल पावर्स हैं राज्यसभा की। और क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन दी स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, तो आपको आर्टिकल के साथ लिखना है, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312। आर्टिकल 249 मैंने बताया कि कोई भी जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है उस पर भी राज्यसभा लॉ बना सकती है अगर वो सब्जेक्ट किसका है, नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है। 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी क्रिएटेड बाय दी ओनली राज्यसभा। और वो बिल, वो एक्ट कब तक, मतलब उसमें नहीं आएगा जब तक कोई वो पूरी तरह से पास ना हो जाएगा। अगर मान लो किसी सब्जेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस का, सॉरी, अगर कोई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी है तो उसके लिए पहले राज्यसभा में वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, वो भी 2/3 ऑफ दी मेजोरिटी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करी राज्यसभा की पावर्स। तो हमने अब तक सारी पावर्स डिस्कस कर चुके हैं। हमने पार्लियामेंट की पावर डिस्कस कर ली, हमने लोकसभा की पावर डिस्कस कर ली, राज्यसभा की पावर डिस्कस कर ली। अब जो चैप्टर है उसका पहला पिलर खत्म हो चुका है। इस चैप्टर के और 3 पिलर हैं। कितने पिलर हैं? 3। यूनियन गवर्नमेंट चैप्टर के 3 पिलर हैं। पहला है लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर वाला पिलर हमारा खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूटिव वाला पिलर। एग्जीक्यूटिव में हम स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और तीसरा पिलर है जुडिशरी, और लास्ट में जुडिशरी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ऐसे करके हमारा लेक्चर फिनिश होगा और चैप्टर भी फिनिश होगा। सो थैंक यू सो मच। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, ऑल दी बेस्ट।